संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? ऑप्शन है 2 अंग हैं, 3 अंग हैं, 4 अंग हैं या 5 अंग हैं। तो बताइएगा संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? तो संविधान के अनुसार जो राज्य के अंग हैं वह आपके 3 अंग हैं। बात कर लेते हैं, जब 3 अंग हैं तो वे 3 अंग कौन कौन से हैं? तो उन तीनों अंगों को देखते हैं। तो पहला कौन सा है आपका? पहला जो अंग हो जाता है वह आपका है व्यय स्थापिका। क्या हो जाएगा? व्यय स्थापिका आपका पहला अंग हो जाएगा। दूसरा अंग हो जाता है आपका राज्य का कार्यपालिका। दूसरा अंग क्या हो जाता है आपका? दूसरा अंग हो जाएगा कार्यपालिका। और तीसरा अंग हो जाता है आपका न्यायपालिका। तो राज्य के आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? तो संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं। पहला हो जाएगा आपका व्यवस्थापिका, दूसरा हो जाएगा कार्यपालिका और तीसरा आपका न्यायपालिका। इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो बताइएगा भारत का पड़ोसी देश इनमें से कौन सा देश नहीं है? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनमें से जो भारत का पड़ोसी देश नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इंडोनेशिया आपका भारत का पड़ोसी देश नहीं होता है। तो ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं भारत के कुल जो पड़ोसी देश हैं वे कितने हैं? तो भारत के कुल पड़ोसी देश आपके 7 हैं। तो बात करते हैं 7 के बारे में। तो पहला हो जाएगा आपका पाकिस्तान, दूसरा हो जाता है आपका चीन, तीसरा हो जाएगा नेपाल, चौथा हो जाएगा भूटान, पांचवा हो जाता है म्यांमार, छठा हो जाएगा अफगानिस्तान और सातवां जो हो जाता है आपका हो जाएगा बांग्लादेश। तो जो भारत के पड़ोसी देश हैं वे आपके कितने हैं? 7 हैं +1। +1 क्या है? जो आपका हो जाता है श्रीलंका। वह आपका स्थल विरुद्ध देश है जो किसके साथ लगा है? समुद्र के साथ लगा है। तो +1 आपका इसे भी कैटेगरी में रख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को बंगाल में उगाने के लिए मजबूर करते थे। तो जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो जो बंगाल के किसान थे उनको उगाने के लिए क्या करते थे? मजबूर करते थे। ऑप्शन है जूट उगाने के लिए, चाय उगाने के लिए, गन्ना उगाने के लिए या गेहूं उगाने के लिए। तो बताइएगा किसे उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जूट उगाने के लिए मजबूर करते थे। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा ए विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो विश्व में जो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है वह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है USA, भारत, चीन या रूस। तो बताइएगा विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र। तो विश्व में जो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है तो वह आपका चीन है। चीन में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और जो दूसरे नंबर पर आता है आपका भारत आता है, तीसरे नंबर पर आपका रूस आता है और चौथे नंबर पर आपका क्या आता है? USA आता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र क्या हो जाएगा? चीन। सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में प्रदत्त ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित है। ऑप्शन है शास्त्रीय संगीत से, साहित्य से, शास्त्रीय नृत्य से या सिनेमा से। तो भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो भारत में जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह आपका किससे संबंधित है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका साहित्य से संबंधित है। साहित्य से संबंधित है, बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कि भारत में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? तो भारत में जो सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1965 में दिया गया था। और किसको दिया गया था? तो आपका जो दिया गया था जी शंकर को। किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को आपका पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका जो 22 भाषाओं में दिया जाता है। और जो सबसे पहला पुरस्कार दिया गया था वह आपका मलयालम भाषा में दिया गया था। इतना क्वेश्चन का भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया? ऑप्शन है समानता के अधिकार को, बी संवैधानिक उपचार के अधिकार को,
संपत्ति के अधिकार को या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान का हृदय और आत्मा बताया। तो किसको बताया, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा और बता दीजिएगा। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बताया था, भारत का हृदय और आत्मा बताया, जिसका जिक्र आपका अनुच्छेद 32 में मिलता है। जिसका जिक्र क्या मिलता है, अनुच्छेद 32 में मिलता है। इसमें आपकी क्या है, 5 प्रकार की रिटें दी गई हैं। इसमें आपकी 5 प्रकार की रिटें दी गई हैं। पहली रिट हो जाएगी आपकी बंदी प्रतिसक्षण, दूसरी हो जाती है परमादेश, तीसरी हो जाती है प्रतिषेध, चौथी हो जाती है उत्प्रेक्षण और पांचवी हो जाती है आपकी प्रच्छन्न। और बात कर लेते हैं हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट ने भी किसे, हाई कोर्ट भी 200 किसे, आर्टिकल 226 के तहत इन 5 रिटों को जारी करता है। बात करते हैं आर्टिकल 32 में कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाता है संवैधानिक उपचार के अधिकार। जो संवैधानिक उपचार के अधिकार हैं उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया, जो कि अनुच्छेद 32 में आपके आते हैं। तो बी विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन लोरेंज वृक्क द्वारा मापा जाता है। तो लोरेंज वृक्क द्वारा आपका क्या मापा जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा आय की विषमता। आय की विषमता आपकी लोरेंज वृक्क द्वारा मापी जाती है। तो डी विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो भारत में जो प्रत्यक्ष कर कोड है वह आपका किससे संबंधित है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा आयकर से संबंधित है। तो बी विकल्प के साथ यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा किससे संबंधित है, आयकर से आपका संबंधित हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है डायनामो परिवर्तित करता है। ऑप्शन है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा, इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो परिवर्तित क्या करता है, तो डायनेमो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसे करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ लिया जाता है डायनेमो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डायनेमो जो सिद्धांत पर कार्य करता है, चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन से पर कार्य करता है, चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आपका कार्य करता है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल इसमें सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में और वह गंगा नदी में आकर मिलती है। ऑप्शन है कोसी नदी का, झेलम नदी का, चिनाब नदी का, रावी नदी का। तो आपको ऐसी नदी बतानी होगा जिसका आपका उद्गम जो उद्गम हुआ है आपका नेपाल से हुआ है और बाद में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। तो कौन सी नदी हो जाएगी, तो कोसी नदी का उद्गम आपका किससे हुआ है, नेपाल से हुआ है। ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कोसी नदी का जो हुआ है उद्गम नेपाल से हुआ है और बाद में आकर गंगा नदी पर मिल जाती है। और कोसी नदी से संबंधित एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आता है जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो जो बिहार का शोक कहा जाता है वह किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को आपको बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को, कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा